नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 दिसंबर सन 2024 चतुर्थी तिथि आज दोपहर 12:50 तक रहेगी। इसके अलावा आज वैनाई की श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म, आयोग ने बनाई CET परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। हरियाणा में किसानों को उत्पाद बेचना होगा आसान, जापानी एजेंसी देगी बाजार की सुविधा। हरियाणा में ऐसी पंचायतों और पुलिस कर्मियों को किया जाएगा पुरस्कृत, सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, CM सैनी ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा SSA में खुलेगी 4 नई विंडो, हर दिन गेट पर खड़े होकर युवाओं की समस्याएं सुनेंगे अध्यक्ष। हरियाणा पुलिस बोली किसान दिल्ली कूच न करें, धारा 163 लागू की, शंभू बॉर्डर पर नोटिस चिपकाए, आंदोलन के लिए परमिशन लेने को कहा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी मुफ्त मेडिकल कोचिंग की सुविधा। हरियाणा में सड़कों के निर्माण में धांधली करने वालों की अब खैर नहीं, मंत्री ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। एक बैंक खाते में अब जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पर लोकसभा में लगी मोहर। CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की SOP जारी, स्टूडेंट्स के मार्क्स पोर्टल पर होंगे अपलोड, 14 फरवरी तक कॉपी भी होगी सबमिट। और नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता एरियर से मिली डबल खुशखबरी। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते हरियाणा में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है। महेंद्रगढ़ और रोहतक में दिन रात सबसे ज्यादा ठंडे रहे। रोहतक में दिन का तापमान 25 डिग्री और महेंद्रगढ़ में दिन का तापमान न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आमतौर पर राज्य में 8 दिसंबर तक मौसम खुश्क बना रहेगा, वहीं 6 दिसंबर तक हल्की गति से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा कहीं कहीं अल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। 7 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे हवाओं में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी हवाएं हल्की गति से चलने की संभावना बनी हुई है। 7 और 8 दिसंबर को प्रदेश में आंशिक बादलवाई भी देखने को मिल सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी काफी सुधार देखने को मिला है। हवाएं चलने से प्रदेश में AQI 200 के नीचे पहुंच गया है। जिला आयुष समिति भिवानी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन भेज सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स धारक होने चाहिए। वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उसके पास आयुर्वेद में डिग्री होनी चाहिए। वहीं अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया के बड़े विकास संगठनों में से एक जापान की जाइका यानी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने हरियाणा में दस्तक दी है, जो किसानों को उनके उत्पाद के लिए एक वैश्विक बाजार का मंच उपलब्ध कराने जा रही है। इस संबंध में एजेंसी का हरियाणा सरकार के साथ MOU साइन हो चुका है। जाइका एजेंसी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महेंद्रगढ़ जिले में फील्ड विजिट करते हुए किसानों से बातचीत की। इस प्रतिनिधि मंडल ने बागवानी कार्यालय का दौरा करते हुए जाइका प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के आने के बाद किसानों को उनके उत्पादों के अधिक दाम मिल पाएंगे, जिससे कि किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए बागवानी किसानों द्वारा उनके उत्पाद मार्केट में बेचना सरल हो जाएगा। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गांव ढाणी बाटोटा में फील्ड विजिट के दौरान बागवानी किसानों से यहां उगाई जाने वाली सब्जियां तथा फलों के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें आमदनी बढ़ाने के तरीकों से अवगत करवाया। उन्होंने किसानों को ग्रेडिंग पैकिंग करके अपने उत्पाद इंटरनेशनल लेवल पर बेचने व किसानों से छोटे छोटे समूह बनाकर अपने उत्पाद बाहर बेचने के लिए जागरूक किया। इस दौरान किसानों ने बताया कि उन्हें बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए पैसों की परेशानी झेलनी पड़ती है। इसके चलते फसल में आई लागत राशि को पूरा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अगर आसपास में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो किसान अपनी सब्जी वहां पहुंचाकर दूसरे उत्पाद तैयार कर सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले गरीब व मेधावी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे इन स्टूडेंट्स को मेडिकल कोचिंग के लिए अब निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त में मेडिकल कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है, ताकि वे नीट और अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस संबंध में विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वे कक्षा 10वीं और 12वीं के मेडिकल स्ट्रीम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का पूरा खाका तैयार करें।
ने। यह कोचिंग नीट और अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए होगी, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकें। इस प्रस्तावित योजना के तहत 5 से 7 गाँव का एक क्लस्टर बनाया जाएगा और सरकारी स्कूलों में शाम के समय इन स्टूडेंट्स को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक बैच में कम से कम 40 स्टूडेंट्स होंगे। सरकार का यह कदम उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित होगा जो निजी कोचिंग सेंटर की महंगी फीस का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। हरियाणा प्रदेश में पहले से ही सुपर 100 कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है, जिसमें चयनित छात्रों को ट्यूशन, रहन सहन और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क यानी फ्री मुहैया करवाई जाती रही है। नई योजना इसके समानांतर होगी, लेकिन इसमें किसी भी लिखित परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। पहले चरण में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक जिले से शुरू किया जाएगा और सफलता मिलने के बाद पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को कोचिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA में कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आयोग की तरफ से फैसला किया गया है कि कार्यालय के एंट्री गेट पर ही 4 नई विंडो खोली जाएंगी। इन विंडो पर आयोग के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। जो भी युवा अपनी शिकायत लेकर पहुंचेगा, उनकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी, ताकि आयोग को पता चले कि कितनी शिकायतें आई हैं व कितनी शिकायतों का समाधान हो चुका है तथा साथ ही कितनी शिकायतें अब भी पेंडिंग पड़ी हैं और वे किस स्तर पर हैं। इन सभी शिकायतों के लिए महीने में एक बार बैठक भी होगी, ताकि जो पेंडिंग शिकायत है उनका निवारण हो सके। आयोग ने फैसला लिया है कि जो भी शिकायत आएगी उसके समाधान के लिए अलग अलग कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जब तक युवाओं की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह फोन करके भी पूछ पाएंगे कि उनकी शिकायत का क्या हुआ, शिकायत कहाँ तक पहुँची और उसका समाधान कब तक हो सकता है। पहले युवा शिकायतों को लेकर आयोग के कार्यालय पहुँचते थे, पर उन्हें पता नहीं चलता था कि समस्या कब तक हल होगी। आयोग ने फैसला लिया है कि चेयरमैन खुद गेट के बाहर खड़े होकर हर दिन युवाओं की शिकायतें सुनेंगे। शिकायत करने वाले युवाओं को कर्मचारी का मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, ताकि वह अपनी शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यदि युवा किसी प्रकार की जानकारी देना चाहे तो वह भी जानकारी दे सकेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि हरियाणा में नशा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या को खत्म करने के लिए जनता को भी सरकार का सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत नशे की तस्करी से संबंधित कोई भी सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश में नशे की रोकथाम को लेकर स्टेट एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को उपयुक्त इलाज देकर उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं को मिलकर एक साझी रणनीति बनाकर नशे की समस्या पर अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा ले सकें। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि पंचायतें अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। साथ ही नशा मुक्त गांव घोषित करने वाली पंचायतों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या का जड़ से खात्मा किया जा सके। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें देश विदेश से आए कलाकारों के हाथ की बनी हुई चीजों की प्रदर्शनियां लगी हुई हैं। यहाँ शिल्पकारों की उत्तम किस्म की कलाकारी भी देखने को मिल रही है। यहाँ कश्मीर की पश्मीना शाल सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि इसकी कीमत 2,30,000 रुपए है। इसके बारे में दुकान के मालिक शाह मुर्तजा ने बताया कि इसे बनाने में 8 से 9 महीने का समय लगता है और इसे स्पेशल ऑर्डर पर ही बनाया जाता है। वह बताते हैं कि किसी भी उत्तम किस्म के बाल को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है। यही कारण है कि उनके दाम भी ज्यादा होते हैं। पश्मीना शाल, जिनकी शुरुआती कीमत 9,000 रुपए से शुरू होती है, की डिमांड बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। यह इतनी ज्यादा मुलायम और हल्की होती है कि एक अंगूठी से भी आसानी से निकाला जा सकता है। कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है। इस मौके पर देश और विदेशों तक के कलाकार अपनी शिल्प कला के सामानों को बेचते हैं। अब की बार चल रहा गीता महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा।
लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास कर दिया गया है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बाकी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए 19 संशोधनों वाले इस बिल को पास कर दिया गया है। नए कानूनों के तहत अब एक बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनी ऐड किए जा सकेंगे। कई बार देखा जा रहा था अनक्लेम्ड अमाउंट सही उत्तराधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसी को लेकर यह बदलाव किया गया है। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक लगभग 78,000 करोड़ रुपए की बैंकों में ऐसी राशि मौजूद है जिस पर कोई भी दावा नहीं किया गया है। नए संशोधनों के मुताबिक अब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी सेवाएं दे सकेंगे। वहीं कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स का कार्यकाल भी बढ़ाकर 10 साल किया जाएगा। अब से पहले इनका कार्यकाल 8 साल का होता था। नए नियमों के तहत अब ऑडिटर की फीस भी तय करने और टॉप लेवल टैलेंट को नौकरी पर रखने का अधिकार सरकारी बैंकों को मिल पाएगा। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में हरियाणा के लाखों युवाओं को इस परीक्षा का इंतजार है। कहा जा रहा था कि इस परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा, पर अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सीईटी में बहुत से संशोधन होने हैं। सीईटी पॉलिसी से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक हटाए जाने हैं और 4 गुना के फार्मूले पर भी काम किया जाना है। ऐसे में सभी युवाओं को परीक्षा की तारीखों का इंतजार है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से परीक्षा की तैयारी चल रही है। इसी के चलते आयोग ने उन सेंटरों की तैयारी कर ली है जहां पर यह परीक्षा होनी है। आयोग को अब सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा है। अभी यह फिक्स नहीं किया गया है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। अब की बार न सिर्फ हरियाणा के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनेंगे, बल्कि चंडीगढ़ में भी परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। दिवाली से ठीक पहले करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा बम्पर तोहफा दिया गया था। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। यह इजाफा 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों को पूरे 3 महीने का एरियर भी मिलेगा और बाकी भत्ते भी दिए जाएंगे। जब किसी सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के 50% से अधिक हो जाता है तो बाकी प्रमुख भत्तों में भी बदलाव हो जाता है। नए नियमों के तहत खर्चों का एडजस्ट किया जाता है। इससे कर्मचारियों को बाकी रियायतें मिलती हैं। सरकार द्वारा जब महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 53% कर दिया गया था, उसके बाद बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसमें सबसे पहले जनवरी 2024 में सरकार द्वारा DA और DR में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़कर 50% तक पहुंच गई है, जिससे बाकी 13 प्रमुख भत्तों में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 50% DA बढ़ोतरी के बाद अन्य भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी के तहत पात्र कर्मचारियों के ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। दोनों भत्तों में बढ़ोतरी का फायदा केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों के साथ साथ एम्स नई दिल्ली, PGI-MER चंडीगढ़ और JIP-MER पांडिचेरी और गवर्नमेंट समर्थन प्राप्त निकायों पर लागू माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैठक में 2 किलोवाट तक के स्वीकृत भार और 100 यूनिट से कम मासिक खपत वाले घरों के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने के लिए 274 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। इस फैसले से राज्य भर में लगभग 9.5 लाख परिवारों को लाभ पहुँचने वाला है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे बिजली की न्यूनतम मासिक खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाए। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि सड़कों एवं भवनों के निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण सामग्री में गुणवत्ता के किसी भी प्रकार की कोई कमी पाए जाने पर न केवल निर्माण एजेंसी के खिलाफ बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्री गंगवा ने यह बात बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार हमें जनादेश मिला है। पहले भी कार्यों में पारदर्शिता रही है और आगे भी पारदर्शिता जारी रहेगी। पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य करने का परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश में सड़कों के लिए नए प्रोजेक्टों और सड़कों की मरम्मत को लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से विस्तृत चर्चा हुई है। जल्दी विभिन्न प्रोजेक्टों की रिपोर्ट तैयार कर उनसे अनुमति लेकर काम किया जाएगा।
किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने धारा 163 पहले धारा 144 के नोटिस चिपकाए गए थे। किसान नेताओं के मुताबिक ये नोटिस पंजाब के एरिया में आकर लगाए गए हैं। ये नोटिस अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि किसान दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई करें, नहीं तो इस कार्यक्रम को स्थगित करें। अंबाला में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी कि 5 या फिर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस की परमिशन लेनी भी जरूरी कर दी गई है। पंजाब के किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के परमिशन मिलनी मुश्किल है। दरअसल 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम है। किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल जारी बताया है, उसके हिसाब से 3 दिन बाद वे पानीपत पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार को लग रहा है कि ऐसे समय में पीएम की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है, इसी वजह से सरकार को जोखिम नहीं लेना चाहती। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे मीटिंग में लिए गए फैसले की घोषणा करेंगे। आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। मार्केट विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक भारत की महंगाई को अपने लक्ष्य स्तर के करीब लाने के लिए अपने मौजूदा रुख को बनाए रखेगा। कमेटी की पिछली मीटिंग अक्टूबर में हुई थी, जिसमें कमेटी ने लगातार 10वीं बार दरों में बदलाव नहीं किया था। अब इस मीटिंग में भी ब्याज दरों में बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। वहीं पॉलिसी रेट ज्यादा होगी तो बैंकों को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज भी महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम हो जाता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में भी कमी आती है और महंगाई घट जाती है। सेंसेक्स 110 अंक की बढ़त के साथ 80,956 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 10 अंकों की बढ़त रही और ये 24,467 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 23 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के 50 शेयरों में 30 में गिरावट और 20 में तेजी देखने को मिली। वहीं एनएससी के सेक्टोरल इंडेक्स में पीएसयू बैंकिंग और रियल्टी में 2% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं एचडीएफसी लाइफ 2.59% की बढ़त के साथ निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं एयरटेल 2.33% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 68 रुपए बढ़कर 76,392 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 45 रुपए बढ़कर 90,025 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,930 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।